हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को ग्रुप डी का साइंस करा रहा हूँ। सेट 2 साइंस का स्पेशल सेट 2 है। कोई दिक्कत? कल मैं सेट फर्स्ट करवाया था। ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, रेलवे के लिए। चैनल का नाम भी है रेलवेज मंत्रा। कोई दिक्कत? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और डालूँ जो कि स्टैटिक्स रहेगा और वो डलाएगा शाम में 6 बजे। ठीक है, ये डलाता है 8 बजे रात में और वो वाला डलाएगा 6 PM में। कोई दिक्कत? यहाँ हो गया साइंस और यहाँ हो गया स्टैटिस्ट। कोई दिक्कत? चलिए, जीके जीएस वगैरह रहेगा, उसमें सब मिक्स रहेगा। ठीक है, वन लाइनर डालेंगे सिर्फ। क्या रहेगा? वन लाइनर। चलिए, आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोला जाता है बताइए? जिसमें कि ऑक्सीजन जुटता है, ठीक है, और ऑक्सीजन हटता है। दोनों क्रिया एक ही अथी में हो, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, समझे? एक में जुटना और एक से हटना। बताइए किस में नहीं है? देखिए तो, यहाँ से देखिए, वो यहाँ से हट कर यहाँ जुट रहा है सी में। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, जेड अकेले हो गया और यहाँ सी के साथ वो जुट गया। कोई दिक्कत? मतलब कि एक बार हट रहा और एक में जुट रहा है। मतलब कि बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ से वो जो हटेगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जेड से जो हट रहा है, यहाँ पर से जो हट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। इसको बोलेंगे हम लोग अवकरण। और सी के पास जो जुट रहा है इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। ऑक्सीकरण। एक को हटना को बोलते हैं अवकरण और जुटना को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? इसमें हो रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो बताना है। देखिए, यहाँ बताइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे रहेगा, बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से होगा और इस जगह भी ऐसे है। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया है? MnO2 + 4HCl। ठीक है, बताइए। यहाँ देखिए तो Mn के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है और Cl जुट रहा है। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है? EH के साथ, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस जगह इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट रहा है और Cl2 जुट रहा है। और इसमें देखिएगा H2O में, ठीक है, यहाँ जो H4H है, यहाँ भी देखिए 4H हो रहा है। कोई दिक्कत? और यहाँ आके O जुट रहा है। कोई दिक्कत? तो मतलब एक जगह हो रहा है क्या? अवकरण। और एक जगह हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यहाँ डी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन। चलिए, यहाँ बताइए क्या हो रहा है? ये तो संयोजन अभिक्रिया है, मतलब जो बताइए इसमें क्या हो रहा है? देखिए तो यहाँ ओ जुट रहा है। बोलिएगा हाँ जुट रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है बताइए। ओ दो ठो है, यहाँ पे एक एक ओ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें हो रहा है जुटना, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। पहला में जो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर Na के साथ ओ नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया। यहाँ दो गए तो यहाँ एक हो गया। मतलब फर्स्ट में हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ हो रहा है क्या? रिडक्शन। जब एक साथ दोनों हो तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट में, दोनों में समझा दिया हूँ।
आइए तीसरा नंबर लास्ट में, यहाँ देखिए AgNO3 और NaCl, यहाँ देखिए तो Cl यहाँ आ गया और NO3 NaNO3 के साथ जुड़ गया, मतलब इसमें हो रहा है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, कोई दिक्कत, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, इसमें हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। चलिए मैं इसको पूरा डिटेल से समझाया हूँ, आइए नीचे मैं बता देता हूँ कुछ थोड़ा। देखिए क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़िएगा। AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ देखिए AgCl जुट रहा है NaNO3 के साथ हो रहा है, रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण नहीं है, बोले ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें दो बार आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक बार जुट रहा है एक बार हट रहा है। देखिए ना यहाँ NO3 की जगह आ गया क्या, Cl आ गया, और यहाँ देखिए NO3 जाके जुड़ गया इसमें NaNO3, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए मैं ये वाला अभी समझा दिया हूँ, ये भी समझा दिया हूँ, यहाँ भी समझा दिया हूँ, यहाँ भी समझा दिया हूँ। आइए तो हम लोग देखते हैं क्या, तो हम लोग अभी देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीकरण का इंग्लिश, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या होता है रिडक्शन। देखिए ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की संख्या में कमी, कोई दिक्कत, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन हटना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत। चलिए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, कोई दिक्कत। आइए अब अवकरण पढ़ते हैं, इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि, जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा है रिडक्शन, कोई दिक्कत। देखिए रिडॉक्स और रिडक्शन दोनों सेम जैसा लगता है, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिडक्शन होता है क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, और रिडॉक्स क्या होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है या इसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, आइए 2 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोष की कुल संख्या कितनी है। चलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है, चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा जो बताइए। चलिए कार्बन क्या होता है C6, कोई दिक्कत, जिसको बोल सकते हैं इसे 1s2 2s2 2p2, क्यों, यहाँ पे 2p6 होता है तो 2p2 मतलब क्या होगा बताइए, तो टोटल यहाँ बच रहा है कितना बताइए हमको, कुल कितनी संख्या बच रहा है विन्यास में, कुल कितना है बताइए, यहाँ बोलिए 2, कोई दिक्कत। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए समझाता हूँ, कुल 2 कोष हैं, देखिए लास्ट में बच रहा है कुल 2 कोष, कोई दिक्कत। चलिए देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या 2 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना पढ़िए 1s2 2s2 2p2, कोई दिक्कत। चलिए कार्बन का आवर्त 3 एवं वर्ग 14 का तत्व है, कार्बन कैमा आवर्त और कैमा वर्ग का तत्व है जो बोलिए, कार्बन आवर्त 3 और वर्ग 14 का तत्व है, ठीक है। यह कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन 14वां वर्ग का तत्व है, तीसरा आवर्त का तत्व है, कोई दिक्कत। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, बोलिए कौन कौन, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय में क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रिफीन एवं फ्लोरीन, कोई दिक्कत। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, कोयला, चारकोल, कोक एवं काजल, कोई दिक्कत। चलिए मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना पाया जाता है बोलिएगा 18%, मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना पाया जाता है 18%, मनुष्य के शरीर में कार्बन 18% पाया जाता है। देखिए
जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में कार्बन 18%, कोई दिक्कत? आइए, इसीलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? साइक्लोहेक्सेन में सी और सी के बंध और सी और एच के बंध होते हैं। इस प्रकार के कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? चलिए बताइए। सी और सी साइक्लोहेक्सेन तो मतलब कितना हो जाएगा, जो बताइए। कार्बन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ भी सी होगा और यहाँ हो जाएगा 6, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। यहाँ कितना एच हो जाएगा बताइए तो? 1 एच, यहाँ हो जाएगा 2 एच, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ कितना एच हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 1 एच, यहाँ हो जाएगा 2 एच। उसी प्रकार इस जगह हो जाएगा 1 एच और यहाँ हो जाएगा 2 एच। चलिए यहाँ हो जाएगा एच और एच, कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार इस जगह भी एच हो जाएगा, इस जगह भी एच हो जाएगा, यहाँ भी एच हो जाएगा, यहाँ भी एच हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए C6 और H कितना है देखिए तो। यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या होता है? हेक्सेन 6 कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो 6 कार्बन 12 क्या हाइड्रोजन और टोटल कितना हुआ? कुल कितना हुआ बोलिए? तो कुल बंध कितना हो गया? 12 और 6 18, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। चलिए यदि सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्केन। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। चलिए कोई दिक्कत? ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, और डबल और ट्रिपल को क्या बोलते हैं? असंतृप्त, कोई दिक्कत? चलिए पूछेगा इनमें से संतृप्त कौन है तो सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त होते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इतना मैं बता दिया हूँ, क्लियर? चलिए आइए और मैं समझा देता हूँ। सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? सिग्मा से। और सी और सी के बीच डबल बॉन्ड, इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? पाई से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत? यदि डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। और आइए सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है, जो बताइए? एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, बीच में एक सिग्मा, मतलब 2 पाई है 1 सिग्मा। याद रखिएगा तीनों चीज़। पूरा मैं समझा दिया हूँ आपको डिटेल से। आइए नीचे देखिए, इसी के बारे में बताया हुआ है, देखिए। चलिए क्या बोला गया है? साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन का बंध होता है और सी के साथ एच बंध होते हैं कितना? 12। इनमें से कुल प्रकार के 18 संयोजी बंध होते हैं, ठीक है। टोटल 18 संयोजी बंध हो जाते हैं, ठीक है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12, C6H12, कोई दिक्कत? आइए यही मैं बताया हूँ, ऊपर फिगर्स बनाया हूँ, देखिए। मैं ये भी समझा दिया हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सी के साथ कितना बंद है? टोटल 6, सी और एच के साथ 12, कुल हो गया 18, अभी बताया हूँ। साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह साइक्लो एल्केन के उदाहरण है, ठीक है। साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या चीज़ पे होता है बोलिए? देखिए ना, यहाँ दिखाता हूँ, C6H12। यहाँ मान लिए CN है तो H क्या हो जाएगा? 2N, कोई दिक्कत? यही यहाँ पे देखिए प्रूफ किया हुआ है। आइए नेक्स्ट बताता हूँ, देखिए। अर्थात एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है और इस प्रकार के साइक्लोहेक्सेन में 18 सिग्मा बंध होंगे। चलिए मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ। सिंगल में सिग्मा होता है, डबल में
1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में के बराबर है। चलिए बताइए क्या होगा, f के पदों में क्या बराबर होता है, बताइए क्या बोला गया। एक गोलीय दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र इस प्रकार से द्रव बना लिए, मतलब शीशा। यहाँ हो गया क्या, ये हो गया पोल। क्या बोला गया, वक्रता केंद्र के बीच इसकी दूरी फोकस दूरी f है, मतलब यहाँ देखिए ये हो गया f, ये हो गया c, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस f है। कोई दिक्कत, इसका डिस्टेंस f है। चलिए ये पूरा हो जाता है क्या, r हो जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यदि फोकस दूरी f है तो टोटल कितना हो जाएगा 2f। मान लिए ये इतना दूर f है तो ये भी तो इतना दूर f होगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए उसी प्रकार समझाया गया, यदि त्रिज्या r है तो फोकस दूरी f है। कोई दिक्कत? इसी को 2f भी बोला जाएगा। देखिए और जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी बताए थे, ये क्या है अवतल दर्पण, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये हम कल भी बताए थे। ये देखिए मिरर फार्मूला है। कोई दिक्कत, 1/f = 1/v + 1/u। इसका आवर्धन क्या होता है, -v/u मिरर का। और ये लेंस का क्या हो जाता है, लेंस का आवर्धन। चलिए v/u होता है। कोई दिक्कत? आइए कुछ गुण पढ़ लेते हैं। गुण, वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? यदि अवतल दर्पण रहेगा तो वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर बनेगा। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। और उत्तल दर्पण कभी नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में कभी नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वो आभासी होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। आइए फोकस दूरी, अवतल दर्पण का ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का धनात्मक। चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आइए चलिए क्या दिया हुआ है समझा देता हूँ। निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच में सही संबंध दर्शाते हैं। चलिए ग्राफ देख लीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए एक मैं आपको इसमें डिटेल समझा देता हूँ। जिसका ढलान ज़्यादा, जिसका ढलान अधिक उसका प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। जिसका ढलान अधिक उसका प्रतिरोध कम, ठीक है। और जिसका ढलान कम उसका प्रतिरोध अधिक। चलिए बस यही फार्मूला सिर्फ याद रखिए, इसी पे बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। चलिए देखिए तो मतलब R2 का देखते हैं हम पहले। R2 का ढलान देखिए तो कम है, सबसे कम बोलिएगा तो इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा। जिसका ढलान कम उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा। चलिए उसके बाद इसका ढलान कम है, कोई दिक्कत, देखिए तो उसके बाद R1 का हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद सबसे ज़्यादा ढलान R3 का है तो इसका प्रतिरोध सबसे, बोलिए क्या होगा, कम, R3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है। चलिए कौन सा ऑप्शन है बताइए जल्दी हमको, समझाइए। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहीं दिख रहा है R2 सबसे बड़ा है, उसके बाद R1 बड़ा है, उसके बाद R3 बड़ा है। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब आप बनाइएगा ना पीपीटी, देखिए हम किसी प्रोफेशनल से नहीं बनवा रहे हैं पीपीटी,
मैं खुद बना रहा हूँ, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। पीपीटी भी मैं बना रहा हूँ, ये पिक्चर भी मैं खुद सेट किया हूँ, हर चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ। तो देखिए, ये देखिए ए नीचे आ गया है, बी से ऊपर चला गया है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और दूसरी बात, यदि आप ऐसे बना रहे हैं तो आपको और बहुत अच्छा होगा। पूछिए कैसे? कभी कभी रेलवे में ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, समझे? ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है तो गड़बड़ा जाता है। कम से कम इससे तो आप ऑप्शन सही मार सकते हैं। चलिए आइए, निम्न चित्र में 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, दर्शाया गया है R1 R2 R3 के बीच में संबंध दर्शाता है, जिसमें R2 का प्रतिरोध सबसे अधिक, R1 का उससे कम, R3 का सबसे कम, ठीक है। देखिए पढ़िएगा, ओम के नियम क्या होते हैं? ओम का नियम R = V/I। चलिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I = V/R, कोई दिक्कत? चलिए, बस इसी फार्मूला का यूज किया जाता है। आइए देखिए, वोल्ट/एम्पेयर, कोई दिक्कत? चलिए, क्या लिखा हुआ है? इस ग्राफ में जिसकी ढलान अधिक हो उसका प्रतिरोध कम होगा। मतलब देखिए, ढलान सबसे ज़्यादा, इस पे देंगे तुरंत लुढ़क जाएगा, तो इसका प्रतिरोध सबसे कम, ठीक है। VI का ढलान क्या होता है? 1/I प्रतिरोध होता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चित्र देखिए, यहाँ देखिएगा, चित्र भी देखिए, क्लियर देखिए। चित्र 2 का ढलान सबसे कम है, अतः इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। चित्र 3 का ढलान अधिक है, अतः इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, कोई दिक्कत? चलिए, प्रतिरोध R विद्युत धारा के मार्ग में क्या होता है? अवरोध, मतलब रुकावट पैदा करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। देखिएगा, नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, क्लियर। यदि कोई चीज़, आप बच्चा का झूला देखें, मतलब जिस पे बच्चा लोग ससरता है, देखें, तो जितना ऊंचा रहता है उतना तुरंत ससर जाता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं रहता। अब कोई झूला ऐसे रहता है, हल्का सा ऊपर रहता है, उस पर देखिए रगड़ रहा तो धीरे धीरे नीचे आता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिए गए परिपथ में क्या है? 42 नहीं होगा, क्या है बताइए? 42 प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच के विभव पता करें। नहीं, यहाँ 42 नहीं होगा, कुछ और होगा। मैं देखता हूँ क्वेश्चन में देखता हूँ। यहाँ देखिए, चार ओम, यहाँ 4 ओम लिखा हुआ है, 42 नहीं है। 4 ओम का प्रतिरोध विभव ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, 4 ओम वाला का विभव ज्ञात कीजिए। चलिए, कैसे निकलेगा हमको बताइए फटाक से। देखिए तो आर नेट का फार्मूला क्या होता है? सीरीज में फार्मूला मैं लिख देता हूँ, R1 + R2, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 + R2/R1 × R2। कोई दिक्कत? ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए, यहाँ हम आर नेट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 4 + 6 = 10 ओम। कोई दिक्कत? चलिए, हमको क्या ज्ञात करना है? विभव। विभव निकालने का फार्मूला क्या होता है? बोलिए, बताइए। विभव देखिए तो R = V/I। चलिए, तो विभव निकालना है, मतलब धारा निकालना है। आइए देखिएगा, I = V/R लिख सकते हैं। चलिए, तो V कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट, ठीक है। टोटल R कितना आया? 10 आया। कोई दिक्कत? 4 ओम का निकालना है हमको, बताइए। 5 दूना 10, 2 दूना 4, मतलब आया कितना? 2 वोल्ट। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए तो 2 वोल्ट कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? कैसे मैं निकाला हूँ? जस्ट लाइक रेशियो फार्मूला से।
कोई दिक्कत? आइए देखिए, आर नेट 10 ओम, सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए, दिया गया प्रतिरोध, विभव पता करने का फॉर्मूला, चलिए, विद्युत वाहक बल मतलब भी बटा कुल प्रतिरोध आई, चलिए, इंटू क्या होता है, हमको 4 वाला निकालना है, इंटू आर, 4 ओम वाला का निकालना था, इसलिए 4 ओम की गुना, देखिए 4, 5 वोल्ट, टोटल आर नेट 10, कोई दिक्कत? आइए, यहाँ आई की जगह लिख दीजिए ना, क्या पता करना था, बीच में विभव पता ज्ञात करें। चलिए, कोई दिक्कत? अरे जस्ट लाइक रेशियो है, कोई दिक्कत? चलिए, जब क्या बोला गया, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, बताइए। शुष्क बुझा चूना, बताइए फार्मूला क्या होता है शुष्क बुझा चूना का, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, कोई दिक्कत? कीजिए, क्या बनेगा, बिना बुझा चूना बनेगा, CaOH बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, ये तो बिना बुझा चूना है, ये होल ट्वाइस हो गया तो बुझा चूना। चलिए बताइए, क्या बनेगा, बताइए। बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कोई दिक्कत? आइए, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, यदि Cl2 के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ देखिएगा, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, इसका नाम क्या है, बोलिए। विरंजक चूर्ण, कोई दिक्कत? देखिए, जो याद करने वाला वर्ड है मैं वो बताता हूँ, इसका नाम विरंजक चूर्ण है। चलिए, यहाँ देखिए, विरंजक चूर्ण तनु तथा ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा हाइपोक्लोरेक्स अम्ल का निर्माण करता है। हाइपोक्लोरेक्स का फॉर्मूला HOCl, यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन O देता है, कोई दिक्कत? चलिए, आइए, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, CaOCl2 तनु H2SO4 के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, तो देखिए CaCl2 और CaSO4 हो गया, यहाँ HOCl क्या होता है, बाहर निकल गया, यहाँ देखिए HCl बन गया, कोई दिक्कत? चलिए, आइए, इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण विरंजक चूर्ण कीटनाशक तथा रंगीन पदार्थों के रंगहीन बनाने के उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण किस लिए यूज होता है, कीटनाशक के लिए और रंगीन बनाने के लिए, रंगहीन, रंगीन नहीं रंगहीन, कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया, विरंजक चूर्ण के निम्न उपयोग, पहला, जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी के सफ़ेद करने में। किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, कोई दिक्कत? यहाँ लिखा हुआ है CaCl2 विरंजक चूर्ण का नाम है। चलिए, आइए, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में ऊन के सिकुड़ने से बचाने के लिए, देखते हैं ईजी उसमें ही रहता है CaOCl2, कोई दिक्कत? आइए, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, पहला, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है, क्या ये सही है, जो बताइए। चलिए बताइए हमको, ये सही है या गलत है। चलिए, दूसरा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट में जल में घोला जाता है क्रिस्टलिन और क्रिस्टलन जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, क्या बताइए, कौन सही है कौन गलत है, बताइए, बोलिए, बोलिएगा। ये 2 नंबर जो है ये सही है, और एक क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अग्निशामक के लिए, बोलिएगा बिल्कुल नहीं। क्या, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। चलिए, आइए इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कथन 2 सत्य तथा कथन 1 असत्य है।
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ क्या बोला गया है? सोडियम कार्बोनेट बोला गया है, यहाँ बाई रहता तो सही हो जाता। ठीक है, चलिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। कोई दिक्कत? चलिए, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा भी कहा जाता है, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। चलिए, क्या बोला गया है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायता करता है? चलिए, कौन सा पेड़ में ऐसा चीज़ होता है जो गैस को आदान प्रदान करता है? बोलिएगा रंध्र। रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। देखिए, रंध्र जो भाग है गैसियों के विनिमय में सहायक होता है। कोई दिक्कत? पादप के पत्तियों तथा अन्य कोमल वेवीय भागों में बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहा जाता है। मतलब सिंपल से जानिए क्या बोला गया है, गैसीय विनिमय में सहायक कौन होता है? बोलिएगा रंध्र। वो मतलब हवा अंदर बाहर करने में काम आता है। कोई दिक्कत? रंध्र स्टोमाटा के किसी समरूप को कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं होती है। इनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या होती है? हरित लवक, जीव द्रव, केंद्रक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं। चलिए, हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। कोई दिक्कत? क्लोरोफिल। स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन एवं ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए यहीं तक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी क्रमशः और क्या होता है कि दिशा के निरूपित करते हैं। बताइए क्या होता है? अंगूठा, तर्जनी, दो ही चीज़ है। देखिए, तो अंगूठा जब कहीं पे ज़्यादा बल लगाना था तो अंगूठा से हम लोग चापते हैं। क्या ये 3 उंगली चपा जाएगा? बोलिएगा नहीं। अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, मतलब अंगूठा क्या होता है? अंगूठा बोलिएगा बल लगाता है। और क्या होता है? तर्जनी। तर्जनी क्या होता है? बोलिए। इसको तर्जनी बोलते हैं। देखिए, ये हुआ अंगूठा, ये हुआ तर्जनी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब है। आइए समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी क्रमशः बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र के पता लगाने वाला बल की दिशा बताता है। ठीक है, आइए, इस नियम के अनुसार यह बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा इसको इस प्रकार फैलाया जाता है कि यह एक दूसरे से 90 डिग्री का लंबवत हो। देखिए, इस प्रकार से तीनों ऐसे फैलाया जाता है। ठीक है, देखिए दिख रहा, कोई दिक्कत? तो मध्यमा विद्युत धारा का प्रवाह करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और अंगूठा बल बताता है। कोई दिक्कत? देखिए, ये हो गया क्या? फोर्स हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। कोई दिक्कत? यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम मोटर, बाएं हाथ का नियम मोटर, बाएं हाथ का नियम मोटर, दाएं हाथ का नियम जनरेटर। जनरेटर कौन हाथ से चालू करते हैं? दाएं हाथ से। जनरेटर कौन हाथ से चालू करते हैं? दाएं हाथ से। ठीक है, चलिए, विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को कौन रूप में रूपांतरित करता है? बोलिएगा, जो विद्युत मोटर रहता है उसमें हम लाइन देते हैं, तो क्या होता है? वो घूमने लगता है, मतलब कि वो काम करना चालू कर देता है। मतलब काम करना चालू कर देता है मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कौन सा नियम पे काम करता है? बाएं हाथ का नियम पे। कोई दिक्कत? चलिए, और जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है? हम अपना खूब शक्ति लगाते हैं तो वो चालू होता है, मतलब कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? जनरेटर। जनरेटर कौन सा नियम पे काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पे। कोई दिक्कत? चलिए, आइए
किडनी। वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं को सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? चलिए बताइए। वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? चलिए, पहला क्या होता है जो बताइए, दूसरा क्या होता है जो बताइए। इतना तो खैर पता है बाबू हमको कि लास्ट में निष्कासन होगा, या तो ये सही होगा ये तो ये सही होगा, क्योंकि लास्ट में हमको यूरिया बन के निकल जाता है। ये तो पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। चलिए, मतलब कि सही कौन सा होगा ये बताइए। चलिए, पहले तो उसको क्या होगा, निस्यंदन करेगा या चयनात्मक करेगा? पहले जो उसको फिल्टर करना उसको चुनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पुनः अवशोषण करेगा, उसके बाद निस्यंदन करेगा, उसके बाद निकालेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सी सही जवाब है, या फिर जो बताइए। एक सेकेंड, चयन नहीं करेगा। देखिए गलत हो गया ना। एक सेकेंड, देखिए इसमें भी निष्कासन है, इसमें भी निष्कासन है। तो पहले देखिए, पहले निस्यंदन, उसके बाद चयनात्मक, उसके बाद पुनः अवशोषण, उसके बाद निष्कासन। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। कन्फ्यूजन हो जाता है, देखिए एक ही नियन ऑप्शन रहता है ना। यहाँ भी देखिए निष्कासन था, यहाँ भी निष्कासन था, और इधर हम देखे नहीं। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल समझाता हूँ। यहाँ देखिए, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण एवं निष्कासन। कोई दिक्कत? वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण का निम्न प्रक्रिया। पहला परानिस्यंदन, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहले परानिस्यंदन, ठीक है। उसके बाद चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उसके बाद वाहिका स्रवण, ठीक है। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है। परानिस्यंदन, इनमें रुधिर से बोमेन संपुट ग्लूमरस। बोमेन संपुट किस प्रकार का होता है बना हुआ? देखिए मैं बता देता हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बोमेन संपुट, यहीं पे ग्लूमरस होता है। यहाँ क्या होगा, पीसीटी, ये हो गया डीसीटी। कोई दिक्कत? पीसीटी डीसीटी, ये हो गया ग्लूमरस, ये हो गया बोमेन संपुट। चलिए, निस्यंदन द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण रक्त से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा चयन करता है, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें जल में उत्सर्जित एडीएच हार्मोन होता है, ठीक है। पुनः ग्लूकोज को विटामिन, अमीनो अम्ल आदि रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद वाहिकाएं, इसमें रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को सक्रिय विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मानव में अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन है? त्वचा है, जिससे पसीना आता है, यकृत, बाइल जूस, फेफड़ा, ठीक है, और आंत होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्या है। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? चलिए, मतलब किशोर अवस्था में जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं वैसे वैसे परिवर्तन होता है, जो कि कौन इसमें है जो सिर्फ लड़कियों से संबंधित है। आइए, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता क्या होगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, मुहासे युक्त तैलीय त्वचा। मतलब देखिए, यह देखिए, शरीर के विभिन्न अंग में बाल बढ़ना, ये तो लड़का में भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा होइएगा छाती में बाल आ जाएगा, और देखिए बियर्ड आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएगा, मूछ आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। और देखिए, मुहाशय में तैली, जैसे जैसे आप जवान होते देखते हैं तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बोलिएगा ये तो लड़का में भी होता है लड़की में भी होता है। चलिए ये भी गलत हो गया। उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, जब आप बड़ा होते हैं देखते हैं अपना फैशन सुधारते हैं, हम बढ़िया दिखेंगे, ये दिखेंगे, तो ये लड़का में भी होता है, ये भी गलत है। स्तन ग्रंथियों का वृद्धि, मतलब स्तन ग्रंथि सिर्फ लड़की में होता है, देखते हैं स्तन ग्रंथि का वृद्धि ये सिर्फ लड़कियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आइए 12 नंबर के बारे में समझते हैं।
किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्न स्तन ग्रंथियों में वृद्धि जैसे परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। मादा जनन ग्रंथियों से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सेशन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, चलिए, रिलैक्सेशन हार्मोन जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, जब बाहर निकलने होता है, उसको गर्भाशय को चौड़ा करने के लिए रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है, जिससे दर्द सहने का क्षमता मिलता है औरत को। ठीक है, चलिए देखिए, प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं नियंत्रित करता है। कौन? स्तन ग्रंथि जो कि स्पॉन्जिला होता है, उसको वृद्धि करने का किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन महिलाओं के गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। क्या है एस्ट्रोजन? मतलब कि कैसे महिलाओं को मतलब अपना विचार रखना चाहिए, मतलब किसी के प्रति अट्रैक्ट न हो, इसके बारे में एस्ट्रोजन उसको संभालता है। तथा शरीर को गर्भाशय के लिए भी तैयार करता है, गर्भ अवस्था के लिए भी तैयार करता है। ठीक है, मतलब कि आप मतलब माँ बनने के लायक हैं, वो कौन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। रिलैक्सेशन हार्मोन गर्भाशय को मांसपेशियों को ढीला करने का कार्य करती है। ये बताया ना, जब बच्चा होने लगता है तो दर्द होता है, पीड़ा होता है, उसको ये ढीला करता है, मतलब दर्द कम हो। ठीक है। टेस्ट्रोजन ये नर्क लैंगिक लक्षणों तथा यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन ये लड़का में पाया जाता है। ठीक है, ये लैंगिक लक्षणों तथा यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? चलिए, किस जीवाणु की उपस्थिति जल का प्रदूषक का सूचक है, जो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ई कोलिए क्लोरीफॉर्म। कोई दिक्कत? ई कोलिए क्लोरीफॉर्म। आइए इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, डी ई कोलाई क्लोरीफॉर्म क्या है? जल प्रदूषक का सूचक है। यह जीवाणु खाद्य पदार्थ, दूध, पानी की कम स्वच्छता गुणवत्ता का मानक है। ठीक है। क्लोरीफॉर्म पैथोजन के मुकाबला पानी की गुणवत्ता को जांचने का सही मानक माना जाता है। क्लोरीफॉर्म क्या होता है? पानी का गुणवत्ता चेक किया जाता है। क्लोरीफॉर्म पूर्णतः अनुपस्थिति जल पीने योग्य होता है। ठीक है, कोलीफॉर्म यहाँ देखिए, कोलीफॉर्म। ठीक है, कोलीफॉर्म क्या होता है? जल को सुपर क्लोरिनेट करने की सलाह दी जाती है। ठीक है। फीकल क्लोरीफॉर्म उपस्थिति रिपोर्ट का अर्थ है नमूना लेते वक्त पानी में कोलीफॉर्म नहीं था, इसे क्लोरिनेट करके उपयोग किया जा सकता है। समझे? मतलब कोलीफॉर्म रहेगा तो समझिए पानी सुरक्षित है, मतलब अच्छा है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग उत्पन्न करता है। कौन करता है? पानी, गंदा पानी पिएंगे तो। साल्मोनेला टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, ये भी पानी से होता है। विब्रियो कॉलरा हैजा, खराब पानी, गंदा पानी पीजिएगा तो हैजा भी होगा, टाइफाइड भी होगा, ट्यूबरक्लोसिस भी होगा, सब चीज़ होगा गंदा पानी से। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए 14 नंबर। इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? चलिए, विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग कौन है? मृदु लोहा और कोर है। ऑप्शन नंबर कहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए, मृदु लोहा और कोर है। आइए इसके बारे में बताता हूँ। मृदु लोहा कोर विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। ठीक है। चलिए, विद्युत मोटर का आर्मेचर बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिससे तांबे को अचालक तारों के सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। एक गोल सा ऐसे होता है तांबा, उसके चारों ओर लपेट कर तांबा से बनाया जाता है आर्मेचर। यह आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता है, एक ऐसे करके बीच में ऐसे घुसा हुआ रहता है, इसी के अंदर घूमता है। ठीक है, मैग्नेट बनता है। तो विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय एवं ब्रश। कोई दिक्कत? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इसका निर्माण फैराडे ने किया था। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में, जल पंप में, विद्युत पंखा में, आटा चक्की में होता है। किसका? आर्मेचर का।
समझे? आइए देखिएगा, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? चलिए बताइए। चलिए देखिएगा, पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है। गलत जवाब। यहाँ देखिए, पित्त रस एंजाइम द्वारा स्टार्च को पाचन में सहायता करता है? नहीं। पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है? नहीं। पित्त रस जो बड़ी वसा गोलियों को छोटे छोटे गोलियों में विघटित करता है, ठीक है, पित्त लवणों द्वारा बड़ा बड़ा जो गोली होता है तो छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बोलिएगा डी नंबर। आइए इसके बारे में समझते हैं। चलिए, पित्त रस कहाँ से निकलता है? बोलिए यकृत से निकलता है। पित्त रस बड़े बड़े वसीय पदार्थ को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? साबुन की समान रूप से ही गंदगी के अणु पर क्रिया कर मिसेल का निर्माण करता है, ठीक है। साबुन अच्छा बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। चलिए, ये जिस साबुन में पोटेशियम रहेगा वो क्या रहेगा? कठोर या कोमल? बोलिएगा कोमल, मतलब मुलायम। और जिसमें सोडियम रहेगा वो क्या रहेगा? कठोर, ठीक है, ये याद रखिएगा। पित्त रस क्या होता है? क्षारीय प्रकृति की होती है। कहाँ से निकलता है? लीवर से। जमा कहाँ होता है? अग्नाशय में, ठीक है। आइए बताइए, निम्न चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? चलिए, आपतित किरण कौन है? देखिए, तो इधर से मेरा रो आ रहा है किरण, मतलब रे आ रहा है, और इधर जा रहा है, इधर निकल रहा है, तो ए भी हो गया आपतित, और सी डी क्या हो गया? बोलिए, सी डी क्या हो गया? निर्गत। कोई दिक्कत? निर्गत ही है ना? हाँ, निर्गत कोण। कोई दिक्कत? चलिए आइए समझा देता हूँ। देखिए, ये आपतित कोण हो गया, ये हो गया निर्गत कोण, ये हो गया विचलन कोण। कोई दिक्कत? विचलन कोण। जब प्रकाश किसी किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। किसी प्रिज्म पे हम लाइट मारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कम। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तरंगदैर्घ्य 1/, तरंगदैर्घ्य होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनता कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे क्या होता है? इसे डेल्टा से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए, 7वां, निम्न में से किस तत्व को आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? चलिए, परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, बड़ी आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। परमाणुओं की संख्या किसमें अधिकतम होगी? जो बताइए, परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी किसमें होगी? बोलिएगा सल्फर में होगा। क्या होगा? चलिए बताइए, सल्फर में सबसे ज़्यादा होगा। आइए, कोई दिक्कत? सल्फर बहुपरमाणिक तत्व है। देखिए, सल्फर तल के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। किसमें? सल्फर में। सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है जिसका रंग पीला होता है। जो तत्व एकल परमाणु के रूप में मौजूद होता है उसे एक परमाणिक तत्व कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ईटीसी। कोई दिक्कत? चलिए, जो तत्व एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, परमाणु युग में मौजूद होते हैं, वे द्विपरमाणुक तत्व कहलाते हैं, जैसे Cl2, N2, O2, H2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसका परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगा? बोलिएगा सल्फर का। सल्फर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। यह एक बहुपरमाणुक तत्व होता है, ठीक है। ये एकल रूप में मौजूद होता है। चलिए आइए, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? चलिए बताइए, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तत्वों के संश्लेषण की,
तत्वों की विभिन्नता से, तत्वों की विभिन्न गुणों के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, गुणों के कारण भी, विभिन्नताएं स्रोतों के कारण भी। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, निम्न कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तत्वों के संश्लेषण, विभिन्न विधियों, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। चलिए, तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ सर्वप्रथम डोबेरिनर ने किया था। ठीक है। निम्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग नियमों के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण के सरल बनाया गया है। पहला डोबेरिनर त्रिक नियम दिए थे, न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत, लोथरमेयर परमाणु आयतन, मेंडली परमाणु भार, मोसले परमाणु संख्या, बोरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, बोरबीरी। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। आइए, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या r है, के पदों में बराबर होती है। चलिए बताइए क्या होगा, जो बताइए हमको। क्या होगा? r/2 या 2r होगा, जो बताइए। 19 का बोलिए क्या होगा? F बराबर r/2। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। चलिए आइए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या r के पद में, ठीक है, तो r/2 के बराबर होती है। जैसे दर्पण सूत्र बताए थे हम आपको, v हो गया प्रतिबिंब, u हो गया वस्तु की दूरी, f हो गया फोकस दूरी। चलिए आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के बोली धनात्मक। आवर्धन मिरर में v/u, hi बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ho बटा वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, क्या बोला गया? एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। चलिए, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? चलिए बताइए, फार्मूला क्या बताए थे? hi बटा ho। हाइट ऑफ इमेज कितना बन रहा है? 30। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 25। चलिए, कौन सा है लेंस, कौन सा है जो बताइए? वास्तविक और उल्टा अभिसारी लेंस, जो बताइए। यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो काटिए, तो 6 × 30, 5 × 25, आंसर हो जाएगा -6/5। कोई दिक्कत? कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस में उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत? यू मतलब कि क्या होता है? वस्तु की दूरी। यहाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ आभासी प्रतिबिंब। क्या बोला गया? पढ़िए तो। वास्तविक एकदम उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक में क्या होता है? देखिए तो, वास्तविक में पॉजिटिव होता है, वास्तविक प्रतिबिंब पॉजिटिव, इसीलिए हम 30 को पॉजिटिव लिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, और देखिए u वस्तु की दूरी निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? आभासी प्रतिबिंब में रहता तो पॉजिटिव होता। आइए देखिएगा, कोई अभिक्रिया जो अम्लीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? चलिए, कोई अभिक्रिया जो अम्लीय अवक्षेप उत्पन्न करता है, अम्लीय अवक्षेप उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जो बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए देखिएगा, कोई अभिक्रिया अम्लीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण कहता है। ठीक है, अवक्षेपण जो होता है, अवक्षेप होता है, क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में लिखा हुआ होगा कहीं पे। चलिए, AgNO3 KCl, ठीक है, AgCl KNO3 बनता है। ठीक है,
यहाँ देखिए, अवक्षेपण का सामान्य अर्थ है किसी ठोस का बनना। अवक्षेपण बताए थे ना, ठोस अवस्था में होता है। BaSO4 एक कैसा अवक्षेप है? सफ़ेद अवक्षेप है। चलिए आइए, लिखा हुआ वर्णक बनाने के लिए अवक्षेपण प्रक्रिया का उपयोग वर्णक बनाने के लिए जड़ के उपचार में, गुणात्मक रूप अकार्बनिक पदार्थ के उपचार में, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु के कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करके यौगिक का निर्माण किया जाता है। चलिए आइए समझाते हैं, देखिएगा क्या बताया गया है, क्लियर से देख लीजिए आप लोग। जो ज़्यादा मजबूत रहेगा वो कमज़ोर को हटा देगा और अपने उसके स्थान पे चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए वही बोला गया, देखिए ना क्या लिखा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करके यौगिक का कार्य निर्माण करता है। ठीक है, आइए, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या होता है? R = ρ × L/A। कोई दिक्कत? चलिए क्या होगा? 2 बराबर भाग में काटा जा रहा है तो R/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए कैसे होगा? ρL/A बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। कोई दिक्कत? चलिए इसको मैं समझा देता हूँ, क्लियर से देखिएगा। माना कि प्रतिरोध R वाले तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। ठीक है, इस तार को 2 बराबर भागों में काटा गया है। देखिए प्रत्येक भाग का नया प्रतिरोध R = ρ × L/A। कोई दिक्कत? यहाँ 2 बराबर भागों में काटा गया, क्या? तार को। ठीक है, तार को काटा गया, मतलब लंबाई जो है उसको 2 बराबर भागों में काटा गया। L/2 किए थे ना। कोई दिक्कत? तो R क्या हो जाएगा? देखिए तो R हो जाएगा R/2। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग का उपस्थिति के कारण किसी सही व्याख्या करता है? चलिए, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग के उपस्थिति के कारण किसी सही व्याख्या करता है? चलिए देखिएगा, बताइए कौन सा करता है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर C है। आलू के रस में जब स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है। कोई दिक्कत? आलू के काटिए और उस पर नमक डालिए तो देखिए काला जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये पोटैटो जूस है, टर्निंग ब्लू ब्लैक हो रहा है, क्या? आयोडीन डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए आयोडीन नमक डाल रहे हैं, इसमें बूंद बूंद करके ये काला हो गया। कोई दिक्कत? चलिए क्या लिखा हुआ है? आलू के रस पर आयोडीन विलयन गिराने पर नीले काले रंग की उपस्थिति मुख्य कारण है। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के मिलने पर नीला काला हो जाता है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च के परीक्षण के लिए उपयुक्त विधि अपनाई जाती है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का पता ब्यूरेट परीक्षण द्वारा करते हैं। ब्यूरेट में कॉपर सल्फेट एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन पाए जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थ के प्रोटीन की उपस्थिति नीला बैंगनी रंग कर देता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ यदि संतुलित है तो 6 मुख्य घटकों का होना आवश्यक है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कोई दिक्कत? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिएगा, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं पूरा बता दिया हूँ। ये कितना था? सेट नंबर 2। ठीक है, बाय।